हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 10.3 प्रारंभ करते हैं। चलिए, प्रथम प्रश्न पर यहां पर हम बढ़ते हैं। आपको बोला गया है कि दो सदिशों a वेक्टर तथा b वेक्टर के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 हैं और a डॉट b वेक्टर बराबर √6 है। तो a वेक्टर तथा b वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब आप यहां पर ये देखो कि कोण वाले सवाल आ गए एक तरीके से, और यहां पर आपको परिमाण दिए हुए हैं और ये जो दिया हुआ है a डॉट बी करके लिखा हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये एक तरीके का गुणनफल है। डॉट जब भी लगा होगा तो हम इस गुणनफल को बोलते हैं डॉट गुणनफल। तो ये आपके पास है डॉट गुणनफल, जिसको हम अंग्रेजी में डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये आपको दिया हुआ है √6 के बराबर। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है, उसको हम ध्यान रखते हैं। यदि किन्हीं दो सदिश अर्थात दो वेक्टर्स का गुणनफल दिया हो, डॉट प्रोडक्ट, तो जैसे देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ये होता है वेक्टर ए का परिमाण गुणा वेक्टर बी का परिमाण गुणा कॉस थीटा, जहां थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, थीटा है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण। तो अब आप ये देखो कि जब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, अब यहां पर देखो वेक्टरों को गुणनफल करने का अलग तरीका होता है, जैसे हम नंबर्स को गुणा करते हैं, वेक्टर का बिल्कुल ही अलग तरीका होता है। तो अब ये जो परिमाण होते हैं, परिमाण तो एक तरीके से नंबर होते हैं, जैसे 4, 3, 2, 5, 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक नंबर होंगे। तो नंबर का गुणनफल तो आसान है, हम अभी तक बचपन से यही सीखते आ रहे हैं। लेकिन वेक्टर का जो गुणनफल होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है। तो दो तरीके का गुणनफल होता है वेक्टर का, एक होता है डॉट गुणनफल और एक होता है क्रॉस गुणनफल। तो यहां पर हम डॉट गुणनफल आपको दिया हुआ है तो उसका यूज कर रहे हैं। तो देखो, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब आप ये देखो, a डॉट बी अर्थात सदिश a डॉट प्रोडक्ट सदिश b से आपको √6 दिया हुआ है। तो यहां देखिए, हमने √6 लिख दिया बराबर ये होता है वेक्टर a का परिमाण। तो ये देखो, आपके पास √3 दिया हुआ है और वेक्टर b का परिमाण ये आपके पास देखो 2 दिया हुआ है, और ये देखो cos थीटा आ गया। तो इस तरीके से आप देखो, आपके पास cos थीटा जो होगा वो आ जाएगा √6 बटे √3 गुणा 2। अब इस √6 को आप √3 गुणा √2 लिख सकते हो। तो आपने देखो इस तरीके से लिखा √3 गुणा, अब देखो इस 2 को भी आप √2 गुणा √2 लिख सकते हो। तो आप गौर करोगे कि देखिए √3 से ये √3 कैंसिल और √2 से ये वाला √2 कैंसिल। तो इस तरीके से cos थीटा बराबर 1 बटे √2 आ गया। जहां पर आप देखो, अगर आपको कोण निकालना मतलब थीटा निकालना है, तो cos इनवर्स आपके पास हो जाएगा 1 बटे √2। अब देखिए, आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन तो सीखे ही है। तो थीटा बराबर यदि cos इनवर्स 1 बटे √2 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा कोण ज्ञात करना है जिसमें cos का मान 1 बटे √2 हो। तो आप जानते हैं थीटा बराबर आपके पास 45 अंश आ जाएगा, क्योंकि cos 45 अंश का मान 1 बटे √2 होता है। आप चाहें तो आपने 45 अंश लिखा है, अगर आप चाहें तो थीटा का मान रेडियन में लिख सकते हैं पाई बटे 4। तो आप उत्तर में अपना कोई भी उत्तर दे सकते हैं, दोनों ही उत्तर आपके पास बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए, अब प्रश्न संख्या 2 पर हम आ जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया है कि सदिशों आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, इनके बीच का हमको कोण ज्ञात करना है। तो ध्यान रखें, जब भी किन्हीं दो सदिशों के बीच का कोण आपको ज्ञात करना हो तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का आप सहारा लेंगे। तो मान लीजिएगा, आपके पास पहला सदिश है ए वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और दूसरा सदिश है बी वेक्टर, ये है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो अब ये देखो, हमने सीखा था कि इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, अर्थात आपको तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आपके पास था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं तो यही सदिश, मतलब इनके बीच का कोण ही तो आपको ज्ञात करना है, मतलब थीटा ज्ञात करना है आपको। तो चलिए, यहां पर देखो ए का परिमाण और बी के परिमाण की आवश्यकता है, तो यहां पर हमने सदिश ए का परिमाण निकाल लेते हैं। परिमाण निकालने के लिए देखो, आई का गुणांक है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया
प्लस जे का गुणांक है -2 तो ये -2 का वर्ग हो गया, प्लस देखिए के का गुणांक है 3 तो ये आपके पास 3 का वर्ग हो गया। तो देखिए बराबर ये अंडर रूट में आप देखें 1 का वर्ग 1 हो गया, -2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 हो गया। तो यदि आप इन सबको जोड़ेंगे तो अंडर रूट 14 आ गया। इसी तरीके से बी वेक्टर का परिमाण निकालोगे तो ये देखो आपके पास आ जाएगा इस तरीके से 3 का स्क्वायर अर्थात 9 प्लस 2 का स्क्वायर अर्थात 4 प्लस 1 का स्क्वायर अर्थात 1। तो ये आपके पास देखो अंडर रूट 14 वेक्टर बी का परिमाण भी आ गया। अब आप ये देखो कि इनका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, तो यहां पर देखो सदिश ए लिख लेते हैं आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, ये आपके पास आ गया बराबर सदिश ए का परिमाण है अंडर रूट 14, सदिश बी का परिमाण है अंडर रूट 14 गुणा कॉस थीटा। आपको थीटा निकालना है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट के लिए कुछ शर्तें हैं, उनको ध्यान रखें। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। वैसे देखिए हमेशा खुद का खुद से अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा एक आता है। जैसे जे का जे से करूंगा तो भी एक आएगा, के कैप का के कैप से करूंगा तो भी एक आएगा। लेकिन अगर हम आई कैप का जे कैप से करें या आई कैप का के कैप से करें या जे कैप का के कैप से करें तो ये हमारे पास 0 के बराबर आता है। इसका मतलब अगर आप खुद किसी सदिश का उसी सदिश से गुणा कर रहे हैं तब तो आपके पास एक आएगा और अदरवाइज आपके पास हमेशा 0 आता है गुणनफल। तो अब देखिए इसी बात का हम यूज करते हैं यहां पर। तो अगर आप गुणनफल करोगे तो देखो आई कैप है और यहां पर भी आई कैप है, तो आई कैप का 3 आई कैप से करोगे तो ये आएगा 3 आई कैप डॉट आई कैप। अभी देखिए मैं पूरा एक बार में लिखता हूं फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आई कैप का -2 जे कैप से करेंगे तो -2 आई कैप डॉट जे कैप, क्योंकि देखिए 3 ये 2 जितनी भी अचर राशि है इनको तो आप बाहर ले सकते हैं क्योंकि इनका तो कोई गुणनफल में यूज ही नहीं है। आई कैप का अब आप के कैप से करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा आई कैप डॉट के कैप। अब -2 जे कैप का गुणा करेंगे इन तीनों से तो ये आ जाएगा -2 तो बाहर आ गया, जे कैप डॉट आई कैप प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि -2 जे कैप और यहां भी -2 जे कैप है तो 4 जे कैप डॉट जे कैप आ गया, -2 जे कैप डॉट के कैप आपके पास आ गया। इसी तरीके से देखिए अब 3 के कैप का गुणा करेंगे तो ये 9 के कैप डॉट आई कैप आ गया, -6 के कैप डॉट जे कैप आ गया आपके पास, प्लस 3 के कैप डॉट के कैप आपके पास आ गया बराबर। देखिए अंडर रूट 14 गुणा अंडर रूट 14 अर्थात 14 आ गया इंटू कॉस थीटा आपके पास यहां से आ गया। अब आप ये देखिए कि हमने आपको बताया आई कैप, ये आई कैप का आई के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आ गया और ये भी आपके पास 1 आएगा। लेकिन बाकी सब देखो आई का जे के साथ किया, ये सब 0 बन जाएंगे, ये भी देखो 0 बन जाएगा, ये भी देखो 0 बन जाएगा, जे कैप डॉट के कैप ये भी 0 बन गया, ये सभी 0 हो जाएंगे आपके पास। तो इनके सामने जो गुणनफल में इनके गुणांक लिखे हैं जैसे 2, कभी -2 -2 9 -6, ये सब तो इनका कोई यूज ही नहीं रहा क्योंकि 0 से गुणनफल होंगे तो ये सब 0 ही बन जाएंगे। तो आपके पास देखो ये 3 बन गया, फिर देखिए ये 4 बन गया और फिर देखिए ये आपके पास 3 बन गया बराबर, ये आ गया 14 कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप ये देखिए आपके पास ये इन तीनों को जोड़कर 10 आ जाएगा बराबर 14 कॉस थीटा आ गया। तो अब आप ये देखो कि आपको तो थीटा निकालना है, इसका मतलब पहले तो कॉस थीटा निकालना होगा, तो ये आ गया 10/14, तो ये 2 से कैंसिल करोगे तो 5 आ गया और ये 7 आ गया, तो कॉस थीटा बराबर आपके पास 5/7 आ गया। अब आपको थीटा निकालना है तो देखिए थीटा जो आपके पास आएगा आप कॉस इनवर्स 5/7 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास दोनों सदिशों के बीच का कोण आ गया है जो कि कॉस इनवर्स 5/7 के बराबर आया है। अब देखिए कुछ छात्रों को यह संदेह हो सकता है कि यहां पर हम अंश में क्यों नहीं बता पा रहे हैं, जैसे हम 45 अंश 30 अंश 60 अंश बता सकते हैं, यहां पर हम क्यों नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि आप देखिए आपको हर कोण नहीं पता होता, आपको कुछ ही कोणों के मान एग्जैक्ट पता होते हैं, लेकिन यहां पर 5/7 तो आपने कभी कोई कोण पढ़ा ही नहीं है कि फिक्स आप वैल्यू बता पाए, तो इसलिए आप इसको जैसे का तैसा रखा रहने देंगे अर्थात कॉस इनवर्स 5/7। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 पर हम आ जाते हैं।
आपको यहां पर बोला गया कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर ये अलग तरीके का सवाल है, पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे फिर इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो यहां पर देखो एक सदिश दिया हुआ है और उस पर आपको किसी दूसरे सदिश का प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं यहां पर जो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको, और वो आपको फॉर्मूले की तरह भी याद रखना है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि प्रक्षेप होता क्या है और कैसे निकालते हैं। तो देखिए बी वेक्टर पर वेक्टर ए का प्रक्षेप, हम इसका फॉर्मूला आपके पास लिख रहे हैं। अभी फॉर्मूला लिखने से पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर प्रक्षेप होता कैसे और कैसे निकालते हैं। तो देखिए जो बी वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा, ये मान लीजिएगा आपके पास बी वेक्टर आ गया। अब ए वेक्टर जो है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो ए वेक्टर कहीं भी स्पेस में होगा, मान लीजिएगा आपके पास ए वेक्टर ऐसे करके ये आ गया, क्योंकि हमने सीखा था कि अगर आपके पास वेक्टर कहीं भी मान लीजिएगा ये था ए वेक्टर, तो आप इसको खिसका कर नीचे ला सकते थे। आप इसको रोटेट नहीं कर सकते लेकिन हर जगह उठाकर ले जा सकते हैं, जैसे यहां पर ऐसे ले जा सकते हैं, लेकिन आप इसकी दिशा को चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मान लीजिएगा ये आपके पास एक ए वेक्टर हो गया। तो आपने देखो इनके इनिशियल पॉइंट को मिला दिया। अब समझ लेते हैं कि आखिर प्रक्षेप क्या होता है। तो प्रक्षेप के लिए अब आप देखो जो ए वेक्टर का एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट मतलब ये अंतिम बिंदु जो है, वहां से आप बी वेक्टर पर एक लंब खींचेंगे। तो चलिए एक लंब खींचते हैं बी वेक्टर पर हम। तो देखिए ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया। तो ये जो दूरी होती है, यहां पर मैं आपको समझा दूं कि ये जो दूरी, अब मैं नीले रंग से समझा रहा हूं, ये जो दूरी होती है इसी को हम बोलते हैं वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि प्रक्षेप होता क्या है। तो यही हम इसको बोलते हैं बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप या वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। अब समझते हैं कि प्रक्षेप समझ तो आ गया कि थ्योरी में क्या होता है, एक्चुअल में परिभाषा क्या होती है, लेकिन अब कैसे निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। तो देखिए इन दोनों वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ एक कोण होगा, मान लीजिएगा वो कोण आपके पास थीटा है। तो आप जानते हैं कि यदि ये वेक्टर ए है तो ये जो प्रक्षेप है अगर उसकी लंबाई आप निकालेंगे तो ये आपके पास वेक्टर ए का परिमाण cos थीटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्योंकि देखो वेक्टर ए यदि ये है तो ये पूरी लेंथ जो होगी वो होगी वेक्टर ए का परिमाण। तो इसका मतलब ये क्षैतिज घटक हो गया वेक्टर ए का परिमाण गुणा cos थीटा। अब देखिए एक्चुअल में किसी भी सदिश पर किसी दूसरे सदिश का प्रक्षेप कुछ इस तरीके का ही होता है। यहां पर देखो वेक्टर ए का परिमाण आप आसानी से निकाल सकते हो, और cos थीटा मतलब इनके बीच में जो भी कोण बनेगा उसका हमको cos निकाल लेना है, मतलब कोज्या निकाल लेना है। अब यहां पर देखो इसको आप लिखने का एक तरीका और हो सकता है। देखिए वेक्टर ए cos थीटा ये आपके पास बेसिकली फॉर्मूला है। अब यहां पर आप ये देखो कि अगर हम वेक्टर बी के परिमाण का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो देखिए वेक्टर बी का परिमाण हमने ऊपर भी गुणा कर दिया और वेक्टर बी का परिमाण हमने नीचे भी गुणा कर दिया। तो इस तरीके से अब आप ये देखो कि यहां से देखो वेक्टर ए का परिमाण गुणा वेक्टर बी का परिमाण गुणा cos थीटा, ये हमने पढ़ा था। ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अर्थात ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बटे बी वेक्टर का परिमाण। तो यही आपके पास बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप होता है। तो यही आपको देखो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है ये आपके पास। अब हम प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न में आपको बोला गया कि इस सदिश पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो अब देखो किस सदिश पर ज्ञात करना है, तो आपको आई कैप प्लस जे कैप पर ज्ञात करना है, अर्थात बी वेक्टर है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप। इस बात का आप ध्यान रखें किस सदिश पर ज्ञात करना है। तो देखो बी पर हमने ये फॉर्मूला लिखा है, तो इस तरीके से इस प्रश्न के हिसाब से बी वेक्टर ये हो गया। और जो ए वेक्टर है किस सदिश का ज्ञात करना है, तो देखिए आई कैप माइनस जे कैप का ज्ञात करना है। तो यहां पर आई कैप माइनस जे कैप हो गया। तो अब देखो ऐसा नहीं है कि हम बार बार इसको चित्र बनाएंगे और समझ के फॉर्मूला दोबारा डेराइव करेंगे, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इसलिए अब आप लिखेंगे वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। देखो ये आ जाएगा आपके पास एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर अपॉन वेक्टर बी का परिमाण। अब देखो इन दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने आपको बताया केवल खुद का खुद से ही 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो आई कैप का केवल आई कैप से करें, बाकी करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि 0 हो जाएगा। तो ये 1 आ गया। इसी तरीके से जे का माइनस जे से करेंगे तो ये भी आपके पास देखो -1 आ जाएगा, क्योंकि जे कैप का गुणांक 1 है और माइनस जे कैप का यहां पर गुणांक -1 है, तो ये आ गया।
-1। अब वेक्टर बी का परिमाण देखिए, तो इसका परिमाण निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 + 1। तो इस तरीके से ये 0/√2 आया। अब आप जानते हैं 0/√2 अर्थात ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि i - j कैप जो एक वेक्टर था उसका i कैप + j कैप वाले वेक्टर पर प्रक्षेप जो होगा वो 0 हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको बोला गया कि सदिश i कैप + 3j कैप + 7k कैप का सदिश 7i कैप - j कैप + 8k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो देखिए जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना होता है इसको आप b मान लीजिएगा। तो हमें देखो इस वाले पर प्रक्षेप ज्ञात करना, पर यहां पर लिखा हुआ है तो ये हो गया 7i कैप - j कैप + 8k कैप। जिस सदिश का ज्ञात करना होता है तो देखो इस सदिश का ज्ञात करना है आपको, तो इसको हमने ए वेक्टर मान लिया, i कैप + 3j कैप + 7k कैप। तो अब देखो आपको लिखना है बी वेक्टर पर वेक्टर ए का प्रक्षेप, और वो देखो आपने सीखा है फॉर्मूला होता है आपके पास ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का परिमाण। तो यहां पर देखो बी वेक्टर का परिमाण हम अलग से निकाल लेते हैं। तो परिमाण आपने निकालना सीखा है, देखिए आई कैप का गुणांक है 7, तो यहां पर आप 7 का वर्ग कर देंगे, प्लस जे कैप का गुणांक है -1 तो आप -1 का वर्ग कर देंगे, प्लस के कैप का गुणांक है 8 तो आप 8 का वर्ग यहां पर कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास हो जाएगा 7 का वर्ग 49 प्लस 1 आ जाएगा यहां से, और ये आपके पास 64 आ जाएगा अर्थात अंडर रूट का 114। तो इस तरीके से वेक्टर बी का परिमाण आपके पास आ गया अंडर रूट 114। अब यहां पर हम देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लेते हैं। तो देखो ए वेक्टर है आई कैप + 3j कैप + 7k कैप डॉट प्रोडक्ट 7i कैप - j कैप + 8k कैप, ये आपके पास आ गया। अब देखो हमने आपको समझाया था कि खुद का खुद से करने पर ही 1 आता है, बाकी सब में 0 आ जाएगा। तो देखो आई कैप का इस आई कैप से करोगे तभी 1 आएगा। तो ये देखो 7 यहां पर है तो 7 × 1 मतलब 7 आ गया। इसका देखो यहां से करोगे तो 0 आ गया क्योंकि आई डॉट जे बन जाएगा। आई कैप का के कैप के संग करोगे तो ये भी 0 आ गया। इस तरीके से आपको समझ में आएगा 3j कैप का केवल -j कैप से आप करो तो -3 आ जाएगा। 7k कैप का 8k कैप से करोगे तो आपके पास 56 आ जाएगा। तो ये देखो आपके पास 60 आ गया जोड़कर। तो अब देखो आपने ये भी निकाल लिया, a डॉट बी भी निकाल लिया और वेक्टर बी का परिमाण भी निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप ये देखो आपके पास ये हो जाएगा 60/√114। तो यहां से आपको वेक्टर बी पर वेक्टर ए का प्रक्षेप पता लग गया जो कि 60/√114 के बराबर आया है। अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 में आपको बोला गया है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। और देखिए आपके पास 3 सदिश दिए हुए हैं। पहला सदिश है 1/7 कोष्टक में 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप। दूसरा सदिश आपको दिया हुआ है 1/7 कोष्टक में 3i कैप - 6j कैप + 2k कैप। और तीसरा सदिश आपको दिया हुआ है 1/7 6i कैप + 2j कैप - 3k कैप। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम इस वाले भाग को हल करेंगे। आगे यदि इस प्रश्न को पढ़ें तो यहां पर बोला गया है कि आपको यह भी दर्शाना है कि ये सदिश जो हैं तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहला वाला भाग हल करेंगे कि हमें ये दर्शाना है कि तीनों मात्रक सदिश हैं। तो देखिए मात्रक सदिश या इकाई सदिश ये हम आपको पहले बता चुके हैं। मात्रक या इकाई सदिश ये वो सदिश होते हैं जिनका परिमाण 1 होता है। तो यहां पर हमने आपको पहले भी बताया था कि परिमाण इनका 1 होता है। तो अब इनको दर्शाना है अर्थात सिद्ध करना है, इसका मतलब हम इन तीनों सदिशों का परिमाण निकाल कर देखेंगे। अगर परिमाण 1 आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि हाँ तीनों ये मात्रक सदिश हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला सदिश जो है इसको हम ए सदिश मान लेते हैं, सदिश ए या हम बोल सकते हैं ए वेक्टर। तो देखो ये आ गया 1/7 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप। अब ये देखो इसका अगर हम परिमाण निकालें तो देखिए परिमाण निकालने के लिए आपको करना होगा इस तरीके से अंडर रूट में। अब ये देखो कि अगर आई कैप का गुणांक देखोगे तो वो 2/7 है, तो आप 2/7 ऐसे लिख दो इसका होल स्क्वायर, प्लस जे कैप का गुणांक देखोगे तो 3/7 आएगा तो 3/7 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस
के कैप का गुणांक देखो तो 6/7 आएगा, तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 4 + 9 + 36। देखो 7 का स्क्वायर तो तीनों हरों में आ रहा है, तो ये लासापा जो 49 आया वो आप ऐसे लिख दीजिएगा। तो यहां से अब आप देखो अंश में 4 और 9 13 और 36 49 होता है, तो 49/49 आया, तो 49/49 तो आपके पास 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से वेक्टर ए का परिमाण आपके पास 1 आ गया। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि सदिश जो ए है वो आपके पास इकाई या मात्रक सदिश है। अब यहां पर देखिए मैं आपको एक बात और समझा दूं कि यहां पर हमने 7 को अंदर ले लिया है बार बार, और फिर हमने देखो इसको निकाला है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट देखो आप कर सकते थे वेक्टर ए का परिमाण, आप इस 7 को पहले से ही बाहर रखो। अब यहां से देखो केवल आपको अंदर वालों को परिमाण निकालने की आवश्यकता है, तो ये आ गया 4 + 9 + 36, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, तो देखिए आ जाएगा √49/7, तो ये तो एक ही आपके पास आएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर हमने आपको बताया केवल कि जो 7 है, जैसे यहां पर जो चल रहा है, इसको आप अंदर बार बार न लेकर पहले ही एक बार में अलग से कर दें और फिर बाद में आप केवल इनका परिमाण निकाल लें यहां से, तो ये आपके पास सेम आंसर ही देगा। तो अब देखो वेक्टर ए तो आपको समझ में आ गया कि ये इकाई या मात्रक सदिश हो गया। अब हम वेक्टर बी के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेक्टर बी हम इसको मान लेते हैं, तो इसके लिए अब हम चेक करेंगे। तो देखिए बी वेक्टर हमने अभी मान लिया है 1/7 3i कैप - 6j कैप + 2k कैप को। अब हम वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो देखिए 1/7 को हम पहले ही बाहर कर लेते हैं। अब अंडर रूट में ये देखिए 3 का वर्ग करेंगे प्लस देखिए j का गुणांक है -6, तो -6 का वर्ग करेंगे प्लस देखिए k का गुणांक है 2, तो यहां पर अब आप 2 का वर्ग करोगे। तो इस तरीके से अब आप ये देखो 1/7 अंडर रूट में देखो 3 का स्क्वायर 9 -6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो गया। तो इस तरीके से देखो ये आपके पास आ गया √49/7, अर्थात 7/7 मतलब 1 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हाँ वेक्टर बी का परिमाण भी 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर बी भी एक इकाई सदिश या आप बोल सकते हैं एक मात्रक सदिश होगा। अब हम वेक्टर सी के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसको हम वेक्टर सी मान लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, देखिए सी वेक्टर आपके पास हो गया 1/7 6i कैप + 2j कैप - 3k कैप। तो अब देखो वेक्टर सी का परिमाण निकालते हैं। तो देखो 1/7 तो आपने बाहर लिख लिया, जो ये लिखा हुआ है अंडर रूट में। देखिए 6 का वर्ग आप करोगे तो ये 36 आ गया, प्लस 2 का वर्ग करोगे तो ये आपके पास 4 आ गया, और -3 का वर्ग करोगे तो आपके पास ये 9 आ जाएगा। तो देखो 1/7, अब देखो 36 + 4 40 हो गया, 40 और 9 49 हो गया। तो अंडर रूट 49 तो 7 होता है और अपॉन में 7 आपके पास चल ही रहा है, तो इस तरीके से ये भी आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपने देखा यहां पर वेक्टर सी का परिमाण भी आपके पास 1 आ रहा है। तो इस तरीके से ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों आपके पास इकाई सदिश हो जाएंगे। तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं तथा सी वेक्टर इकाई या मात्रक सदिश है। तो ये आपको देखो पहला वाला भाग था जो सिद्ध करना था, तो ये आसानी से आपने हल कर दिया। अब हम अगले वाले भाग पर बढ़ते हैं। अगले वाले भाग में देखिए आपको बोला गया है कि अब आपको यह सिद्ध करना है कि ये तीनों सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। परस्पर और एक दूसरे के जब भी बोला जाए तो आपको ए को बी से लंबवत दिखाना है, बी को सी से दिखाना है और ए को सी से दिखाना है लंबवत। तो अब इसका मतलब बेसिकली आपको कोण दिखाना है, इनके बीच में 90 अंश का बनेगा। तो देखिए हमने आपको समझाया था कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ जाए, अर्थात दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच में जो कोण बनता है वो 90 अंश का होता है। या आप बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत हो गए। तो ये आपको देखो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब आप ये देखो ऐसा नहीं कि केवल ए और बी के लिए इस प्रश्न में, ये तो जनरल कोई भी ए और बी हो सकते हैं, दो वेक्टर कोई भी हो सकते हैं। अब हम इस प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं। चलिए, तो एक वेक्टर है आपके पास ये वाला 1/7 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 1/7
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट बी वेक्टर लिख लेते हैं। बी वेक्टर है आपके पास 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। तो यहां पर आप लिखो 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। तो अब आप ये देखो कि जो 1/7 है और यहां पर जो 1/7 है ये तो अचर राशि है, इनका तो कोई यूज है ही नहीं, इनको तो नॉर्मल गुणा की तरह हम करेंगे, तो ये 1/49 आपने पहले ही लिख दिया। अब हम देखो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट प्रोडक्ट 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। अब यहां से देखो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो देखिए आई कैप का आई कैप के साथ करो केवल, बाकी से करने पर 0 आ जाएगा तो उनका कोई महत्व रहेगा ही नहीं। तो 1/49 तो ये चल ही रहा है। अब देखो 2i कैप का 3i कैप से करोगे तो ये 2 गुणा 3 बेसिकली 6 आ गया, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो गया। 3j कैप का माइनस 6j कैप से करोगे तो ये -18 आ जाएगा, और 6k कैप का प्लस 2k कैप से करोगे तो प्लस का ये 12 आ जाएगा, क्योंकि 6 गुणा 2 12 होता है। तो देखो 12 और 6 ये 18 हो गया, और 18 में से 18 घटाएंगे तो 0/49 आपके पास आ गया। 0/49 आपके पास एक तरीके से 0 आ गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत हो चुके हैं। चलिए अब आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में कर लिया पता, अब वेक्टर बी और वेक्टर सी के बारे में हम पता करेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि वेक्टर बी पहले लिखा जाना चाहिए वेक्टर सी बाद में, आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं पड़ता डॉट प्रोडक्ट में। तो अब देखिए वेक्टर बी था आपके पास 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप डॉट। अब देखिए वेक्टर सी देख लेते हैं, हमने वेक्टर सी इसको माना था 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो यहां पर आप लिख देंगे 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो अभी आप ये देखो कि 1/7 और 1/7 इनको तो हमने अलग कर दिया, 1/49 हो गया। अब देखिए 3i कैप का गुणा 6i कैप से करोगे तो ये 18 आ गया, माइनस 6j कैप का गुणा प्लस 2j कैप से करोगे तो ये माइनस का 12 आ गया, प्लस 2k कैप का गुणा माइनस 3k कैप से करोगे तो ये माइनस का 6 आ गया। तो देखो ये इस तरीके से 1/49 तो चल ही रहा है। देखो ये 18 है और ये देखो माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ दो तो -18 आपके पास आ गया। तो ये देखो इस तरीके से आपके पास 0 आ गया। तो फिर आपने देखा कि B डॉट सी 0 आया है, अर्थात वेक्टर बी और वेक्टर सी परस्पर लंबवत आ गए। तो देखो ये भी आपके पास सिद्ध हो गया। अब अंत में आपको वेक्टर ए और वेक्टर सी के बारे में पता करना है। तो वेक्टर ए आपके पास ये था और वेक्टर सी आपके पास ये था। तो चलिए वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर सी के साथ में। तो देखिए वेक्टर ए है आपके पास 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट प्रोडक्ट 1/7। वेक्टर सी था आपके पास 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब आप ये देखो कि 1/7 और 1/7 ये दोनों हैं, इनको तो हमने अलग कर लिया क्योंकि ये तो अचर हैं, तो इनका गुणनफल तो जैसे करते हैं हम बचपन से वैसे ही करेंगे। तो 7 गुणा 7 49 हर में आ गया आपके पास। अब देखिए 2i कैप है यहां पर और यहां 6i कैप है, गुणा करेंगे तो ये 12 आएगा। i कैप डॉट i कैप 1 होता है तो बेसिकली 12 लिख दिया। 3j कैप का गुणा 2j कैप से करेंगे तो आपके पास देखो ये 6 आ गया, और 6k कैप का गुणा माइनस 3k कैप से करोगे तो ये 6 गुणा -3 -18 आ गया। तो इस तरीके से देखो 1/49। अब देखो 12 और 6 मिलकर तो ये 18 आ गया, -18 ये आपके पास चल ही रहा है, ये आपके पास 18 लिखा था। तो इस तरीके से अब आप ये देखो 18 में से ये 18 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये 0 बन जाएगा। अब चूंकि ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर 0 आया है, इसलिए अब आप बोल सकते हैं कि वेक्टर ए तथा वेक्टर सी ये दोनों भी आपस में लंबवत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने ये भी सिद्ध कर दिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, बी और सी भी परस्पर लंबवत हैं, और सी तथा ए ये भी आपस में परस्पर लंबवत हो जाएंगे। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 की ओर हम बढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक कोष्ठक में डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 है, और
वेक्टर ए का परिमाण बराबर 8 गुणा वेक्टर बी का परिमाण है, तो वेक्टर ए का परिमाण एवं वेक्टर बी का परिमाण अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप ये देखो कि जब हम आई कैप डॉट आई कैप करते थे, तो अब हम यहां पर देखिए बेसिकली क्या करते थे कि हम 1 लिख देते थे, लेकिन ये इसलिए करते थे क्योंकि आई कैप लिखा है, कैप का मतलब ही होता है कि इसका परिमाण 1 है। तो ये बेसिकली आपके पास आता था आई कैप के परिमाण का होल स्क्वायर, तो ये आई कैप का परिमाण 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर ये 1 आ जाता था। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। लेकिन अगर कहीं पर आपके पास ये वेक्टर आ जाए, मान लीजिएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाए, तो अब देखो ये खुद का खुद से हम डॉट प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ये आपके पास आएगा वेक्टर ए के परिमाण का होल स्क्वायर। तो वेक्टर ए का परिमाण जो भी होगा वहां पर ये लगा देंगे और आपका ये आ जाएगा। तो अब आप इस प्रश्न में आएंगे तो आपको तो देखो ये दिया हुआ था, अब हम गुणा करते हैं। तो देखिए वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर का गुणा माइनस बी वेक्टर से करूंगा, तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूंगा, प्लस देखिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे, माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप कर देंगे, बराबर ये आपके पास 8 आ गया। तो अभी आप ये देखो कि ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। अब ये क्यों कैंसिल हो जाएंगे? क्योंकि देखिए जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें, दोनों एक तरीके से आपके पास बराबर होते हैं। तो अगर आप देखो यहां पर कैंसिल नहीं करना चाहते तो देखो आप अगली लाइन में कैंसिल कर देंगे, कैसे उसको समझ लेते हैं। तो हमने आपको देखो अभी बताया, इसको आप लिखोगे वेक्टर ए का परिमाण का होल स्क्वायर। वेक्टर ए का परिमाण हम इसलिए बार लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर कैप नहीं है, मतलब इकाई सदिश नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आपको परिमाण लिखना ही पड़ेगा, माइनस देखो इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख देंगे, प्लस हमने आपको बताया इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इनका स्थान चेंज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं हमें, तो हमने ऐसे लिख दिया। ये देखो आपके पास आ जाएगा वेक्टर बी का परिमाण बराबर 8। तो इस तरीके से अब आप ये देखो कि अब ये आप कैंसिल कर सकते हो, तो चाहे तो आप पहले कर दो, नहीं तो हमने आपको यहां पर समझा दिया कि आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास आ गया वेक्टर बी के परिमाण का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के परिमाण का होल स्क्वायर बराबर 8। अब आप ये देखो कि चूंकि आपको दिया हुआ है वेक्टर ए का परिमाण बराबर 8 गुणा वेक्टर बी का परिमाण, तो इसलिए यहां पर आप लिखोगे 8 गुणा वेक्टर बी का परिमाण, इसका होल स्क्वायर अब आप कर देंगे। ध्यान रखें ए वेक्टर की जगह जो एक वेक्टर का परिमाण है उसकी जगह हमने इतना लिख दिया, माइनस वेक्टर बी का परिमाण का होल स्क्वायर बराबर 8, ये आपके पास आ गया। तो इस तरीके से अब आप ये देखो कि अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 64 वेक्टर बी के परिमाण का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के परिमाण का होल स्क्वायर बराबर 8। तो देखो वेक्टर बी के परिमाण का होल स्क्वायर यहां पर 64 गुणांक है, यहां पर 1 गुणांक है, तो घटाओगे 63 गुणा वेक्टर बी का परिमाण का होल स्क्वायर बराबर 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले तो आप वेक्टर बी के परिमाण का होल स्क्वायर निकालोगे, तो ये आ जाएगा 8/63। अब आप यहां पर देखिए वेक्टर बी का परिमाण निकालोगे, तो वेक्टर बी का परिमाण आपके पास देखो अंडर रूट में 8/63 आ जाएगा, और अंडर रूट आप जानते हैं ये होता है 2 अंडर रूट 2 के बराबर, और अंडर रूट 63 जो होता है वो होता है आपके पास 3 अंडर रूट 7 के बराबर। तो इस तरीके से ये 2/3 अंडर रूट में 2/7 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास देखो वेक्टर बी का परिमाण आ चुका है, क्योंकि आपसे वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण दोनों पूछे थे, तो अभी आपने वेक्टर बी का परिमाण तो निकाल दिया। अब हम वेक्टर ए का परिमाण देखते हैं। तो देखो आपको पहले से ही एक संबंध दिया हुआ है कि वेक्टर ए का परिमाण बराबर 8 गुणा वेक्टर बी का परिमाण होता है। तो यहां से देखो वेक्टर ए का जो परिमाण होगा वो हो जाएगा 8 गुणा 2/3 अंडर रूट में 2/7। तो देखो जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो वेक्टर ए का परिमाण आपके पास हो जाएगा 16/3 अंडर रूट में 2/7। तो इस तरीके से आपके पास वेक्टर ए का परिमाण भी आ गया है। अब यहां पर हम आपको एक बात समझा देते हैं, कुछ छात्र यहां पर क्या गलती कर सकते हैं उसको समझिए। कुछ छात्र गलती ये करेंगे कि अगर वेक्टर बी के परिमाण का होल स्क्वायर 8/63 है तो वो वेक्टर बी का परिमाण प्लस माइनस अंडर रूट में 8/63 लिखेंगे। अब ध्यान रखें कि कभी भी हमने आपको समझाया था परिमाण जो होता है वो बेसिकली एक दूरी होती है, उस वेक्टर की लंबाई कितनी है। तो आप जानते हैं दूरी कभी भी ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये माइनस चिन्ह कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से सीधे जो आप धनात्मक चिन्ह वाला लिखते हैं वही आप लिखेंगे, माइनस चिन्ह कभी नहीं लेंगे। तो यही बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये गलती होने के चांसेस आपके पास रहते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 7 पर हम आ जाते हैं।
तो प्रश्न संख्या 7 में आपको बोला गया कि 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप ये देखो, ये वेक्टर दिए हुए हैं, तो देखो पहले तो मैं लिख देता हूं 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। अब आप ये देखो कि अभी हम गुणा करते हैं, तो देखो 3a वेक्टर का 2a वेक्टर से गुणा करेंगे तो आएगा 6a वेक्टर डॉट a वेक्टर। फिर देखिए 3a वेक्टर का हम 7b वेक्टर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 21a वेक्टर डॉट b वेक्टर। फिर अब माइनस 5b वाले को लेंगे और 2a वेक्टर से गुणा करेंगे तो माइनस 10b वेक्टर डॉट a वेक्टर आ गया। माइनस 5b वेक्टर को 7b वेक्टर के संग गुणा करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा माइनस 35b वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो अभी आप ये देखो कि ये देखो आपके पास ये हो जाएगा वेक्टर a के परमाणु का होल स्क्वायर प्लस इसको आप 21a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिख लो। अब वैसे तो हमने आपको बताया था कि ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर ही है, भले ही चाहे b वेक्टर डॉट a वेक्टर लिखाओ। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको एक बार यहां पर चेंज कर लीजिए अगली लाइन में, माइनस 35 ये देखो आ जाएगा वेक्टर b का परमाणु का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप ये देखो ये आ जाएगा 6 वेक्टर a के परमाणु का होल स्क्वायर। देखो यदि आप इनको सरल करोगे तो ये आ जाएगा 11 वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b माइनस 35 वेक्टर b के परमाणु का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपने इस तरीके से इसको लिख दिया, तो यही आपके पास बेसिकली आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कुछ छात्रों को ये संदेह हो सकता है कि यहां पर हम इसको आगे भी तो सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर मान तो पता ही नहीं है। तो आप खुद देखिए कि यहां पर आपको वेक्टर a का परमाणु और वेक्टर b का परमाणु या सदिश भी दिए होते तब भी आप आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आपका जितना अभी तक आया है उतना ही आप अपने उत्तर के रूप में वहां पर लिख देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। आपको बोला गया कि दो सदिशों a वेक्टर और b वेक्टर के परिणाम ज्ञात कीजिए, परिणाम या परिमाण। यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 अंश है तो आपको आगे दिया हुआ है कि इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास दो सदिश दिए हुए हैं a वेक्टर तथा b वेक्टर। अब इनके परिमाण आपको ज्ञात करने हैं और इनके परिमाण आपको समान दिए हुए हैं। तो देखिए परिमाण समान है मतलब आपके पास कुछ इस तरीके से वेक्टर a का परिमाण बराबर वेक्टर b का परिमाण कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। फिर आपको बोला गया है कि इनके बीच का कोण 60 अंश है। तो मान लीजिएगा अगर इनके बीच में कोण थीटा है तो थीटा आपको दिया हुआ है 60 अंश के बराबर, इसको आप द्वितीय समीकरण मान लीजिएगा। फिर आपको बोला गया है कि इनका अदिश गुणनफल, इनका मतलब a तथा b का अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट हमने आपको बताया था, इसको अदिश गुणनफल बोलते हैं। तो a डॉट b ये आपको दिया हुआ है 1/2 के बराबर, इसको आप समीकरण संख्या 3 मान लीजिएगा। तो अब आपसे तो बोला गया कि इनके परिमाण ज्ञात करिए, मतलब वेक्टर a का परिमाण और वेक्टर b का परिमाण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट या दोनों का अदिश गुणनफल, ये आपके पास होता था वेक्टर a का परिमाण गुणा वेक्टर b का परिमाण गुणा कॉस थीटा। तो अभी आप ये देखो कि देखो वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट करोगे वेक्टर b से तो ये समीकरण संख्या 3 में दिया हुआ है 1/2, तो आपने यहां पर 1/2 लिख दिया। समीकरण संख्या 1 से देखोगे तो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, तो आप कुछ भी या तो इसको वेक्टर a का परिमाण बोल दो तो ये आपके पास आ गया वेक्टर a के परिमाण का होल स्क्वायर, या आप इसको वेक्टर b का परिमाण बोल सकते थे, वो भी आप लिख सकते हैं, पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। इंटू कॉस, अब देखो थीटा होता था a और b के बीच का कोण, ये आपको 60 अंश दिया था तभी तो हमने यहां पर लिखा था थीटा बराबर 60 अंश, तो यहां आप कॉस 60 अंश लिख देंगे। तो इस तरीके से अब ये देखो 1/2 बराबर वेक्टर a का परिमाण का होल स्क्वायर, कॉस 60 का मान अगर आप देखोगे तो 1/2 आता है। तो यहां से देखिए वेक्टर a के परिमाण का होल स्क्वायर बराबर 2/2 आ जाएगा, क्योंकि इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो अभी ये भाग में पक्षांतर करके यहां पर गुणा में आ जाएगा, तो ये 2/2 अर्थात 1 आ गया। तो यहां से देखो आपको समझ में आया वेक्टर a का परिमाण आपके पास 1 आ गया। अब फिर हम यदि देखें तो आप वेक्टर a का परिमाण निकालना चाहते हैं लेकिन ये तो होल स्क्वायर आया है, तो वेक्टर a का परिमाण आपके पास 1 या -1 हो जाएगा।
क्योंकि देखो किसी का होल स्क्वायर यदि 1 है तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। लेकिन हम आपको बता चुके हैं बार बार कि जो परिमाण होता है वो बेसिकली किसी वेक्टर की लंबाई होती है। तो ये जो -1 है वो लंबाई तो कभी हो ही नहीं सकती, अर्थात वेक्टर का परिमाण हमेशा धनात्मक वैल्यू ही होती है। इसलिए वेक्टर ए का परिमाण आपके पास 1 आ गया। अब चूंकि वेक्टर ए का परिमाण 1 आया है और आप देखो समीकरण संख्या 1 में आपको दिया हुआ है वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण ये तो बराबर है, तो इसलिए समीकरण संख्या बी से आप देखोगे कि वेक्टर बी का परिमाण भी आपके पास 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 8 हल हो चुका है। चलिए अब प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम बढ़ लेते हैं। आपको यहां पर बोला गया है कि यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 है तो एक्स वेक्टर का परिमाण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि आपको मात्रक सदिश ए के लिए बोला, तो देखिए मात्रक सदिश को आप दर्शाना चाहते हैं तो या तो ऐसे दर्शा दो, तो जैसे ही आपने ये लिखा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ए एक मात्रक सदिश है, या आपको देखो यहां पर बोल दिया गया कि मात्रक सदिश ए वेक्टर है, तो या तो देखो हमने आपको बताया या तो ऐसा लिखा हो तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे, नहीं तो ये पूरा अगर लिखा है तब भी बात सेम ही है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सदिश ए का परिमाण अगर आप निकालते हैं तो 1 आ गया, क्योंकि मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश हम आपको बता चुके हैं जिसका परिमाण 1 होता है। तो अब देखते हैं, आपको बोला गया है कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये आपके पास हो गया 12 के बराबर। अब आप यदि गुणनफल करें, डॉट प्रोडक्ट है अर्थात अदिश गुणनफल आपको करना है, तो एक्स वेक्टर का एक्स वेक्टर से करोगे तो ये आ जाएगा एक्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एक्स वेक्टर, मतलब अदिश गुणनफल। इस एक्स वेक्टर का ए वेक्टर से करोगे तो ये आ जाएगा प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर का एक्स वेक्टर से करोगे तो माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, माइनस ए वेक्टर का ए वेक्टर से करोगे तो माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 12 आपके पास चल ही रहा है। तो अब आप ये देखो, इसको हमने सीखा है कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये आएगा वेक्टर एक्स का परिमाण का होल स्क्वायर प्लस देखो एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपने ऐसे लिख दिया, माइनस हमने बताया था कि अगर इनका स्थान भी परिवर्तित कर दोगे तब भी कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है, तो आपने ये लिख दिया माइनस ए वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर बराबर 12 आपके पास ये आ गया। अब आप ये देखो कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बस प्लस माइनस चिन्ह का अंतर है, इसलिए आपने इनको कैंसिल कर दिया। और वेक्टर ए का परिमाण आपको 1 पता है, क्यों पता है? क्योंकि ए मात्रक सदिश बोल दिया गया है। तो ध्यान रखें, आपको सीधे सीधे नहीं दिया गया कि वेक्टर ए का परिमाण 1 है, आपको लैंग्वेज में दिया गया कि मात्रक सदिश है। तो जब तक आपको परिभाषा नहीं पता होगी मात्रक सदिश की तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मात्रक सदिश ध्यान रखें कि जिसका परिमाण 1 हो, तो इसकी जगह यहां पर 1 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा वेक्टर एक्स का परिमाण का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 12। तो देखिए वेक्टर एक्स के परिमाण का होल स्क्वायर बराबर 12 प्लस 1 अर्थात 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब आप देखो वेक्टर एक्स का परिमाण जो आएगा वो √13 आ जाएगा। कुछ छात्र यहां पर प्लस माइनस करेंगे, लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए आपको केवल धनात्मक चिन्ह लेना होता है। तो इस तरीके से वेक्टर एक्स का परिमाण आपके पास √13 आ जाएगा। और आप देखिए आपसे वेक्टर एक्स का परिमाण ही पूछा गया है, तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि यदि ए वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, वेक्टर बी माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है, और वेक्टर सी 3i कैप प्लस j कैप है, और जो कि इस प्रकार हैं कि a प्लस लैम्डा बी सी वेक्टर पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको बोला गया है कि a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है, अर्थात ये दोनों परस्पर लंबवत है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप ये देखो, अगर दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो हमने सीखा था कि उनका अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट बस आपको 0 करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको पता कर लीजिएगा कि a प्लस लैम्डा बी होगा क्या। तो देखिए a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा, बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप,
अब आप ये देखो कि इसमें हम आई कैप के जो गुणांक है उनको एक साथ ले लेते हैं, तो आई कैप, अब देखो ये आ गया 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, प्लस जे कैप के गुणांक लिखते हैं, तो ये देखो 2 है और ये 2 और ये लैम्डा है, तो 2 प्लस 2 लैम्डा आ गया। और के कैप का गुणांक लिखते हैं, तो देखो के कैप यहां पर आ गया 3, ये देखो कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 है और ये लैम्डा है, तो 3 प्लस लैम्डा आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया है। अब सी वेक्टर देखो आपको पहले से दिया हुआ है, वो है 3 आई कैप प्लस जे कैप के बराबर। फिर आपने देखा कि आपको तो प्रश्न में बोला गया कि ये दोनों तो लंबवत है, तो अब देखिए चूंकि ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर एक कोष्टक में डॉट सी वेक्टर ये 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों लंबवत आपको प्रश्न में दिए हुए, तो यहां पर इसलिए का चिन्ह बेसिकली आएगा और यहां पर आप लिख देंगे चूंकि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लंबवत है वेक्टर सी के, तो इसलिए आपने ये लिख दिया। अब आप यहां पर केवल मान लगाएंगे और वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो चलिए ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर अर्थात ये हम यहां पर लिख देते हैं, तो देखो ये आ गया 2 माइनस लैम्डा आई कैप, मतलब आई कैप को हम बाद में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत तो हमें है ही नहीं, प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, ये आपके पास यहां से आ गया डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए सी वेक्टर जो है वो है 3 आई कैप प्लस जे कैप। अब ये आपके पास देखो 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि देखो बराबर 0 है, लंबवत थे। अब यहां पर आप इनका गुणनफल करेंगे डॉट प्रोडक्ट वाला, अर्थात अदिश गुणनफल करेंगे। तो उसमें आपने सीखा था कि देखो जो आई का आई से करते हैं तो बेसिकली वो 1 आएगा, तो 2 माइनस लैम्डा का बेसिकली 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा किया, प्लस अब जे वाले का जे वाले से करते हैं, तो 2 प्लस 2 लैम्डा का आपको जे का गुणांक देखो ये 1 है, तो यहां पर 1 से गुणा करना है। के का गुणांक यहां पर है लेकिन के का टर्म यहां पर तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए सब कुछ 0 ही होगा, क्योंकि इनसे करोगे तो 0 आएगा, बराबर 0 आपके पास ये आ गया। अब आप यहां पर ये देखिए कि 3 का गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा, प्लस 1 का गुणा करते हैं इनसे तो 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0 आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए ये आपके पास आ गया 8 माइनस लैम्डा बराबर 0, अर्थात लैम्डा बराबर आपके पास ये 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखो लैम्डा का मान ज्ञात करना था और आपने लैम्डा का मान ज्ञात कर दिया है जो कि 8 के बराबर आया है। चलिए अब प्रश्न संख्या 10 तो हल हो गया, उसके बाद हम प्रश्न संख्या 11 पर आ जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 में आपको बोला गया है कि दिखाइए कि दो शून्येतर सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए ए का परिमाण बी वेक्टर प्लस बी का परिमाण ए वेक्टर और ए का परिमाण बी वेक्टर माइनस बी का परिमाण ए वेक्टर पर लंब है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए दो शून्येतर सदिश आपको बोले गए। अब शून्येतर का मतलब क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। शून्येतर का मतलब होता है शून्य से इतर। अगर हम संधि विच्छेद करें तो शून्य से इतर अर्थात जिनके परिमाण शून्य ना हो। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण ये आपके पास 0 नहीं है, क्योंकि शून्य इतर बोला है मतलब शून्य से इतर है, मतलब शून्य नहीं है। फिर आपको बोला गया कि ये वेक्टर देखो वेक्टर ए का परिमाण बी वेक्टर प्लस वेक्टर बी का परिमाण ए वेक्टर, एक वेक्टर तो ये हो गया और दूसरा वेक्टर आया वेक्टर ए का परिमाण बी वेक्टर माइनस वेक्टर बी का परिमाण ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये आया। ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, क्योंकि आप देखो बोला गया आपको कि ये परलंब है, परलंब है मतलब एक दूसरे के लंबवत है, तो हम बोल सकते हैं ये परस्पर लंबवत हो गए। अब आप ये ध्यान रखो कि दो वेक्टर यदि परस्पर लंबवत हैं तो आपने सीखा था कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल। तो चलिए इनका और इनका अदिश गुणनफल हम 0 कर देंगे। तो चलिए अब ये देखो हमें दिखाना है अर्थात दर्शाना है, तो अब हम सीधे 0 लिखेंगे नहीं, हम वैल्यू निकालेंगे। अगर 0 आ जाएगी तो हम बोल देंगे ये हमारा सिद्ध हो गया, नहीं आया तो इसका मतलब हमने या तो कहीं गलती की है या हमारा प्रश्न गलत है। चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये आ जाएगा वेक्टर ए का परिमाण बी वेक्टर प्लस वेक्टर बी का परिमाण ए वेक्टर, ये हो गया आपके पास एक सदिश ये पूरा। दूसरा है आपके पास ये वाला, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए डॉट का चिन्ह बनाया। वेक्टर ए का परिमाण बी वेक्टर माइनस वेक्टर बी का परिमाण ए वेक्टर, ये आपके पास यहां से आ गया। अब आप ये देखो कि
एक्चुअल में आपको अगर संदेह हो रहा है तो आप इस बात का ध्यान रखें, जो परिमाण होते हैं वो तो कुछ ऐसी वैल्यू होती है 2, 4, 8, 10, 15 कुछ इस तरीके की वैल्यू होगी, अर्थात अचर वैल्यू होगी कोई भी। तो ये वेक्टर नहीं है एक्चुअल में, ये तो एक फिक्स वैल्यू हो गई है एक तरीके से परिमाण। ये देखो ये सब जो लिखी हुई है, तो इनसे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपके पास जो सदिश हैं, ये देखो बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इन सब से आपको गुणनफल आना चाहिए। तो चलिए गुणनफल करते हैं। तो देखो ए वेक्टर का परिमाण यहां पर है और ए वेक्टर का परिमाण यहां पर है, तो ये आपके पास आ गया ए वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर, और बी वेक्टर का गुणा बी वेक्टर से कर दोगे तो ये आ गया बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आपने देखा ये चूंकि अचर थे इसलिए हमने होल स्क्वायर कर दिया, यहां पर डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में कर दिया हमने। अब देखो इसका गुणा आप इससे करोगे तो ये देखो आपके पास आ जाएगा माइनस वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण, और देखो ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो इनका बस आपको अदिश गुणनफल करना है अर्थात डॉट प्रोडक्ट। फिर आप इसी तरीके से देखो कि ये आपके पास है और ये आपके पास, तो इनका गुणनफल करोगे तो ये आ गया प्लस ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, देखो ए डॉट बी यहां से कर दोगे आप। फिर आप ये देखो कि यहां से अब आपके पास ये बचा है और ये बचा है, तो इनका गुणनफल करोगे तो माइनस वेक्टर बी का परिमाण का होल स्क्वायर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आपके पास यहां से आ गया। अब आप एक बात पर यह गौर करें कि यहां से देखो वेक्टर ए का परिमाण का होल स्क्वायर ये तो चल ही रहा है, अब इसको आपने सीखा है, ये आ गया वेक्टर बी के परिमाण का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण, इसको मैं देखो बदलकर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं, क्योंकि हमने आपको बताया इनका स्थान भी परिवर्तित कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे का तैसा ही रहता है। तो देखो ये आपके पास आ गया वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस, अब देखिए वेक्टर बी का परिमाण का होल स्क्वायर ये तो चल ही रहा है यहां से, और ये जो हल करोगे तो ये आ जाएगा वेक्टर ए के परिमाण का होल स्क्वायर। तो अब आप यदि गौर करें तो देखिए ये टर्म और ये टर्म कट जाएंगे, क्योंकि देखो प्लस और माइनस चिन्ह का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इस तरीके से अब देखो आपके पास बचा है वेक्टर ए के परिमाण का होल स्क्वायर वेक्टर बी के परिमाण का होल स्क्वायर माइनस, देखो ये आपके पास है वेक्टर बी के परिमाण का होल स्क्वायर वेक्टर ए के परिमाण का होल स्क्वायर। तो अब आपको यहां पर संदेह नहीं करना है कि यहां पर तो बी वेक्टर का परिमाण का होल स्क्वायर पहले लिखा है, यहां पर बाद में लिखा है। एक्चुअल में ये होंगे तो अचर राशि कुछ इस तरीके से, जैसे 3 गुणा 7 माइनस 7 गुणा 3 कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो ये आपके पास एक तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बेसिकली कैंसिल होकर 0 आ गए। तो चूंकि अब आपने देखा कि इनका गुणनफल आपके पास 0 आ गया है, तो अतः अब आप बोल सकते हैं कि जो दोनों आपके पास वेक्टर दिए थे अर्थात वेक्टर ए का परिमाण बी वेक्टर प्लस वेक्टर बी का परिमाण ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर, तथा दूसरा जो वेक्टर था वो था वेक्टर ए का परिमाण बी वेक्टर माइनस वेक्टर बी का परिमाण ए वेक्टर, ये परस्पर लंबवत होंगे। तो यही बेसिकली आपको देखो सिद्ध करना था और आपने इनको आसानी से सिद्ध भी कर दिया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 पर हम आ जाते हैं। बोला गया कि यदि ए वेक्टर बराबर 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो सदिश बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अब आप ये देखो कि यहां पर आपके पास दिया हुआ है ए वेक्टर बराबर 0। अब एक बात ये गौर करिए, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब अगर जब भी कुछ नहीं लिखा हो तो आप डॉट प्रोडक्ट समझिए उसको। तो दो वेक्टर के बीच में बेसिकली डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है 0 और दोनों वेक्टर एक जैसे हैं, तो आपने सीखा था कि इनको आप लिख सकते हो वेक्टर ए के परिमाण का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब किसी के परिमाण का होल स्क्वायर यदि 0 हो गया, या आप ऐसे समझिए किसी एक अचर राशि का स्क्वायर 0 है, तो इसका मतलब आप लिखेंगे यहां से कि वो अचर राशि अर्थात वेक्टर ए का परिमाण वो भी 0 हो जाएगा। अब आप ये देखो कि किसी वेक्टर का परिमाण 0 हो जाए, परिमाण 0 होने का मतलब यह है कि उस वेक्टर की लंबाई 0 हो जाए। लंबाई 0 होने का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि वो वेक्टर ही आपके पास 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए भी एक शून्य सदिश हो जाएगा। शून्य सदिश या आप बोल सकते हैं 0 सदिश, क्योंकि वेक्टर ही वो 0 हो जाएगा क्योंकि इसका परिमाण ही 0 है। तो आपने यहां से लिख दिया कि वेक्टर ए भी एक शून्य सदिश होगा। तो भी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि केवल वेक्टर ए ही के बारे में हम पता कर पा रहे हैं,
तो वेक्टर ए एक शून्य सदिश आपके पास आ गया। अब आप ये देखो कि आपको आगे ये भी बोला गया कि वेक्टर ए गुणा वेक्टर बी अर्थात डॉट प्रोडक्ट, या हम बोल सकते हैं अदिश गुणनफल, आपको 0 दिया हुआ है। अब आप ये देखो कि वेक्टर ए यदि शून्य सदिश है, तो अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे वेक्टर की फॉर्म में, तो ये कुछ इस तरीके से आप लिखते हैं, तो शून्य सदिश है तो आपके पास ये आ गया। अब आप देखो कि यदि कोई वेक्टर ही 0 हो गया तो उसका गुणा हम किसी से भी करें वो आएगा तो 0 ही। इसका मतलब चाहे बी वेक्टर कुछ भी हो, आपको ये पता है ये वाली वैल्यू 0 है, 0 का गुणा किसी से भी आप करेंगे तो वो आपके पास 0 ही आएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो 0 डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो आपको पता है ये तो आपके पास 0 ही आएगा। इसलिए आप बोल सकते हैं कि बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है का मतलब बी वेक्टर के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है बी वेक्टर कोई मात्रक सदिश हो सकता है कोई शून्य सदिश हो सकता है इनमें से कुछ भी ना हो। तो बी वेक्टर के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ए वेक्टर ही 0 के बराबर हो चुका है। तो आपसे बोला गया था बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो बी वेक्टर के बारे में आप कोई भी निष्कर्ष इस तरीके से नहीं निकाल सकते कि बी वेक्टर हाँ यही होना चाहिए, फिक्स नहीं बोल सकते, वो कुछ भी संभव हो सकता है। चलिए ये तो आपके पास हो गया प्रश्न संख्या 12। अब हम प्रश्न संख्या 13 पर आ जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 को यदि हम पढ़ें तो आपको यहां पर बोला गया है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर मात्रक सदिश हैं और जो कि इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है, तो आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको ये मात्रक सदिश बोल दिए गए हैं तीनों वेक्टर। मात्रक सदिश का मतलब हमने सीखा था कि इनका प्रमाण एक होना चाहिए, तो ये भी एक हो गया। वेक्टर बी का प्रमाण देखोगे तो ये भी एक आ गया, और वेक्टर सी का प्रमाण ये भी आपके पास एक आ जाएगा। ये तो आपको देखो इस वाली बात से पता लग गया कि बोला गया था मात्रक सदिश है। तो आपने देखा कि आपको डायरेक्ट ना बताकर एक भाषा के रूप में दे दिया गया कि मात्रक सदिश है, तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ये प्रमाण एक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि आपको यहां पर दिया हुआ है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है। अब ये देखो तीन वेक्टरों को आपने जोड़ा है तो यहां पर दाईं तरफ भी वेक्टर ही होना चाहिए। अब 0 लिखा है इसका मतलब 0 वेक्टर है दाईं तरफ। तो अब आप स्वयं से यहां पर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर जो ये था इसका खुद से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इसी दोबारा वेक्टर से हमने डॉट प्रोडक्ट किया। तो इसी तरीके से देखो 0 का 0 से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो यहां तो आपके पास 0 आ गया। अब ये देखो आपके पास यहां पर देखो ए का गुणा ए से करोगे तो ये आ जाएगा ए वेक्टर के प्रमाण का होल स्क्वायर, प्लस ए का गुणा बी से करोगे तो ये आ जाएगा ए डॉट बी वेक्टर में लिख दिया, प्लस ए वेक्टर का गुणा सी वेक्टर से करोगे, लेकिन ध्यान रखें डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम अर्थात अदिश गुणनफल कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, प्लस इसी तरीके से अब आप देखो बी वेक्टर का गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर का गुणा बी वेक्टर से करेंगे तो ये आ जाएगा बी वेक्टर का प्रमाण का होल स्क्वायर, प्लस बी वेक्टर का गुणा सी वेक्टर से करेंगे तो ये आ गया बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, प्लस अब आप ये देखो कि इसके बाद हम सी वेक्टर का गुणा करते हैं तो सी वेक्टर का गुणा ए वेक्टर से करोगे तो ये आ गया सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, प्लस सी वेक्टर का गुणा बी वेक्टर से करते हैं तो ये आ गया सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्लस सी वेक्टर का गुणा सी वेक्टर से करेंगे तो ये आ गया सी वेक्टर के प्रमाण का होल स्क्वायर। तो यहां पर ब्रैकेट लगाना चाहे तो लगा दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने होल स्क्वायर लिख दिया बराबर ये आपके पास 0 चल ही रहा है, तो यहां पर मैं इसको हटाकर यहां पर 0 लिख देता हूं। अब आप ये देखो कि यहां से वेक्टर ए का जो प्रमाण है वो तो 1 है, क्योंकि अभी आपने देखा कि तीनों मात्रक सदिश हैं तो ये 1 हो गया, तो ये बेसिकली 1 का स्क्वायर बना, तो ये लिखोगे 1 का स्क्वायर, प्लस देखो इसी तरीके से वेक्टर बी का जो प्रमाण है वो भी 1 था तो ये भी 1 का स्क्वायर आ गया, और वेक्टर सी का प्रमाण ये भी 1 था तो 1 का स्क्वायर यहां से भी आपके पास आ जाएगा, प्लस अब देखो ये आपके पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्लस देखो ये बी डॉट ए लिखा है, लेकिन हमने आपको बताया अगर आप स्थान भी परिवर्तित करते हैं किसी भी अदिश गुणनफल में तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ध्यान रखें अदिश गुणनफल की हम बात कर रहे हैं, स्थान परिवर्तित करने पर कोई भी हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आप इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दीजिएगा, प्लस देखो ये आपके पास है ए डॉट सी, तो आप चाहो तो सी डॉट ए भी लिख दो,
प्लस देखो सी डॉट ए ये भी चल रहा है आपके पास, प्लस अब देखो बी डॉट सी आपके पास यहां चल रहा है, और देखो ये सी डॉट बी है लेकिन हम इसको बी डॉट सी तो लिख ही सकते हैं, अर्थात स्थान परिवर्तित तो हम कर ही सकते हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो ये आपके पास देखो 0 के बराबर आ गया। तो अब आप ये देखो आपके पास 1 प्लस 1 3 हो गया। अगर हम 3 को पक्षांतर कर दें तो ये दाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो आपके पास -3 आ जाएगा दाईं तरफ। तो ये देखो बराबर -3 आपने लिख दिया। अब देखो इनको यदि हम जोड़ें तो ये बिल्कुल एक जैसे पद हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अर्थात ए और बी का अदिश गुणनफल, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ गया 2 सी वेक्टर तथा ए वेक्टर का अदिश गुणनफल, प्लस इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो ये भी बिल्कुल एक जैसे पद हैं, तो ये आ गया 2 बी वेक्टर और सी वेक्टर का अदिश गुणनफल। तो अब आप ये देखो कि जो आपको सिद्ध करना है वो है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो इसका मतलब आप देखो अभी यहां से देख रहे हैं कि इन तीनों में 2 अभिनिष्ट आ रहा है हर किसी में, तो 2 अभिनिष्ट यदि आप लेंगे तो आपके पास आ गया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। देखिए बी डॉट सी जो यहां लिखा था मैंने उसको बीच में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर हमें इससे, प्लस सी डॉट ए, ये आपके पास आ गया -3। अब आपको तो ये वाली वैल्यू चाहिए जो कोष्टक में हमने लिखी है, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर, ये आपके पास आ जाएगा -3/2। तो इस तरीके से आपके पास ये उत्तर हो जाएगा, और यही उत्तर आपसे इस प्रश्न में पूछा भी गया था। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 14 पर आ जाते हैं। यहां पर बोला गया है आपको कि यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर है तथा बी बराबर 0 वेक्टर है तब ए डॉट बी बराबर 0 होगा, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। आगे आपको बोला गया है कि एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि यदि ए वेक्टर अर्थात सदिश ए यदि 0 वेक्टर के बराबर हो जाए और सदिश बी यदि 0 वेक्टर के बराबर हो जाए, और लिखा है अथवा, मतलब कोई भी एक यदि हो जाए तब ए और बी का यदि हम अदिश गुणनफल करेंगे या डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 आएगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये सत्य है या नहीं। वैसे तो बोला गया है सत्य है। देखिए आपने सीखा था कि ए डॉट बी अर्थात ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, या हम बोल सकते हैं ए और बी का अदिश गुणनफल, ये होता था आपके पास सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण गुणा कॉस थीटा के बराबर, जहां थीटा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच में कोण था। अब देख लेते हैं यहां पर हमारे पास यदि हम केस 1 ले लेते हैं, केस 1 अर्थात जब हम ए वेक्टर 0 वेक्टर मान लेते हैं, तो अगर आप ए वेक्टर को 0 वेक्टर मानते हैं तो देखिए आपके पास ये हो जाएगा 0 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ बराबर, देखो 0 वेक्टर का परिमाण गुणा बी वेक्टर का परिमाण गुणा कॉस थीटा। अब आप जानते हैं किसी भी 0 वेक्टर का परिमाण मतलब 0 ही आएगा, तो ये 0 इंटू ये कुछ भी लिखा हो, वैसे तो ये लिखा है बी वेक्टर का परिमाण इंटू कॉस थीटा, लेकिन आप जानते हैं 0 का गुणा आप किसी से भी करेंगे तो आपके पास ये 0 आएगा। तो इस तरीके से ये तो समझ में आ गया कि यदि ए वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर है तब ए डॉट बी अर्थात आपके पास ए और बी का अदिश गुणनफल 0 आएगा। देखिए यहां पर 0 आया है। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में अब हम यहां पर बी वेक्टर को 0 वेक्टर मान लेते हैं। तो बी वेक्टर को यदि हम 0 वेक्टर मानते हैं तब हम देखिए निकालेंगे ए डॉट बी अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल। तो देखो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट 0 वेक्टर, ये आएगा ए वेक्टर का परिमाण गुणा, देखो 0 वेक्टर का परिमाण मतलब 0 ही आएगा गुणा कॉस थीटा। तो देखो 0 का गुणा आप किसी से भी करें आपके पास 0 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको यह समझ में आ गया कि चाहे ए वेक्टर को 0 वेक्टर मान लो या बी वेक्टर को 0 वेक्टर मान लो, ए डॉट बी हमेशा आपके पास देखो 0 आ ही रहा है। अब देखो आपसे बोला गया कि ये तो चलो सत्य है, लेकिन अगर हम ए डॉट बी को 0 मान लें तो विलोम होना सत्य नहीं है, आवश्यक नहीं है, मतलब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब उसको देख लेते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए अब आप ये देखो कि आपके पास फॉर्मूला है ए डॉट बी बराबर ए वेक्टर का परिमाण
बी वेक्टर का परिमाण गुणा कॉस थीटा। अब आप ये देखिए कि यदि ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जीरो है, तो ये आपके पास आ गया ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण गुणा कॉस थीटा। अब देखो एक तरीके से तीन संख्याएं गुणनफल में है, अब देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं। तो एक है आपके पास वेक्टर ए का परिमाण, दूसरा है वेक्टर बी का परिमाण और तीसरा है कॉस थीटा। तो यहां से आपके पास तीन बातें संभव हो सकती हैं कि वेक्टर ए का परिमाण बराबर जीरो, या वेक्टर बी का परिमाण बराबर जीरो, या कॉस थीटा बराबर जीरो। तो देखिए वेक्टर ए का परिमाण जीरो मतलब किसी भी वेक्टर का परिमाण जीरो है, इसका मतलब वो वेक्टर खुद एक जीरो वेक्टर के बराबर है। या इसी तरीके से देखो बी वेक्टर भी जीरो वेक्टर के बराबर है। या अगर कॉस थीटा जीरो है, इसका मतलब थीटा जो होगा वो 90 अंश होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यदि आपने ए डॉट बी जीरो के बराबर लिया तो आपके पास तीन संभावनाएं हो सकती हैं कि या तो ए वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर आ जाए, या बी वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर आ जाए, या उनके बीच में कोण 90 अंश हो जाए। तो इसलिए आपको अब समझ में आ गया कि आपसे जो बोला गया था कि विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, तो इसलिए आपसे बोला गया हो सकता है कि वहां पर उनके बीच में जो कोण आया हो वो 90 अंश हो गया हो। तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, जबकि विलोम में केवल दो ही बातें आनी चाहिए थी। तो इसलिए एक केस चूंकि ये भी जुड़ गया, अगर कोण 90 अंश हो जाएगा उनके बीच में तब भी वो जीरो होगा। अतः आपने यहां से सिद्ध कर दिया कि यदि ए डॉट बी जीरो होगा तो विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। चलिए ये वाला भाग भी हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि आगे आपको बोला गया है यहां पर देखिए कि एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की आपको पुष्टि करनी है। तो हमको कुछ ऐसे उदाहरण लेने हैं कि हम अपने उत्तर को थोड़ा जस्टिफाई कर पाए। तो देखिए माना आप ए वेक्टर को आई माइनस जे मान लीजिएगा और बी वेक्टर को अगर आप देखिए आई प्लस जे मान लीजिएगा, और ये मान लीजिए के कहीं मान लिया आपने। तो अगर आप अब देखिए तो ए वेक्टर का परिमाण देखिए आप, वो आपके पास आ रहा है √3, तो आपको ये समझ में आ गया कि जीरो वेक्टर तो नहीं है। इसी तरीके से बी वेक्टर का परिमाण देखिए, ये भी आपके पास देखिए √2 आ रहा है, तो ये भी पता लग गया कि जीरो वेक्टर तो नहीं है। अब आप ए डॉट बी निकाल कर देखिए यहां पर, अर्थात ए और बी का अदिश गुणनफल। तो देखिए आई माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस जे कैप, ये आ जाएगा। तो यहां से अब आप ये देखो आई कैप का गुणा आई कैप से करोगे तो एक आ गया, माइनस जे कैप का जे कैप से करोगे तो -1 आ गया, तो ये जीरो आ गया। तो आपने देखा कि ये जीरो वेक्टर ना होते हुए भी इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो चुका है। तो इस तरीके से आपके पास ये एक हमने उदाहरण आपको करके दिखाया। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण अपने तरीके से बना सकते हैं कि जब वो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा जबकि उनके परिमाण जीरो नहीं होंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 में आपको बोला गया कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी सी क्रमशः 1,2,3 -1,0,0 और 0,1,2 हैं तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर चलिए सबसे पहले तो हम एक चित्र बना लेते हैं, फिर हम समझते हैं इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे। तो देखिए हम ए बी सी एक त्रिभुज कोई सा भी बना लेते हैं। तो ये मान लीजिएगा आपके पास त्रिभुज एबीसी ये आ गया, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी आ गया। अब इनके शीर्ष आपको दिए हुए हैं, ए है 1,2,3, बी है आपके पास -1,0,0 और सी है आपके पास 0,1,2। अब आप ये देखो कि ए बी सी वाला कोण ज्ञात करना है, क्योंकि देखो बी बीच में आ रहा है अर्थात आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब कोण बी यदि ज्ञात करना है तो आप एक बात पर गौर करें कि कोण जो बी है वो ए बी सदिश तथा बीसी सदिश इसके बीच का कोण है। तो यही बेसिकली आपको निकालना है। तो अब आप ये देखिए कि कैसे हम इसको हल कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं ए बी वेक्टर आपको चाहिए और एक बीसी वेक्टर चाहिए। अब हो सकता है कि कोई विद्यार्थी ए बी वेक्टर के बजाय बी ए वेक्टर निकाल ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखें ए बी वेक्टर जैसे आपको यहां पर चाहिए। तो देखिए यहां पर अगर आप बी ए वेक्टर ले लें, क्योंकि देखिए ए बी वेक्टर लेंगे, ए बी वेक्टर का मतलब ये है कि आप इस दिशा में जा रहे हैं, मतलब देखिए इस दिशा में ये आगे की तरफ चलते जा रहे हैं। बी सी लेंगे मतलब आप इस दिशा में चलते जा रहे हैं। तो देखिए आपके पास ये वाला कोण आएगा, लेकिन आपको तो ये अंदर वाला कोण चाहिए।
तो इसके लिए यहां पर भले ही मैंने ए बी वेक्टर लिखा है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बी ए वेक्टर चाहिए होगा। तो इस तरीके से बी ए वेक्टर आपको चाहिए, तो यहां पर मैं बी ए वेक्टर कर देता हूं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु था अपने लिए समझने के लिए। तो अब देखो बी ए वेक्टर आपके पास कुछ इस तरीके से होगा और बी सी वेक्टर कुछ इस तरीके से, तो अब इनके बीच में कोण जो होगा कोण एबीसी आपके पास आ जाएगा। तो चलिए बी ए वेक्टर निकाल लेते हैं। तो बी ए वेक्टर के लिए आपको करना होगा ए का स्थिति सदिश अर्थात आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, तो ये आपने कर दिया, माइनस बी का स्थिति सदिश करते थे, तो बी का स्थिति सदिश है माइनस एक कॉमा जीरो से बनेगा माइनस आई कैप प्लस जीरो कैप प्लस जीरो के कैप। तो ये देखो बेसिकली आपने कुछ लिखा ही नहीं, तो देखो ये आ गया आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस आई कैप। तो यहां से आप देखो ये आ गया दो आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस तीन के कैप। तो इस तरीके से आपके पास बी ए वेक्टर आ गया। अब आप ये देखो कि आपको इसी तरीके से बीसी वेक्टर भी चाहिए होगा, तो बीसी वेक्टर देख लेते हैं। बीसी वेक्टर आप देखिए आपके पास हो जाएगा सी का स्थिति सदिश मतलब जीरो आई कैप, मतलब आप कुछ मत लिखिए, जे कैप प्लस दो के कैप माइनस सी का स्थिति सदिश आपने लिख दिया, अब बी का स्थिति सदिश लिखेंगे तो माइनस आई कैप आपके पास आ गया। तो देखिए ये आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस दो के कैप। तो इस तरीके से आपने बीसी सदिश अर्थात बीसी वेक्टर ज्ञात कर लिया। अब आपको कोण एबीसी चाहिए, तो मान लीजिएगा कोण एबीसी इसको हम थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब देखो आप बी ए सदिश तथा बी सी सदिश इसका डॉट प्रोडक्ट अर्थात अदिश गुणनफल कर दीजिएगा। तो यह आ जाएगा बी ए वाले वेक्टर का परिमाण गुणा बी सी वेक्टर का परिमाण गुणा कॉस थीटा, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो देखिए बी ए वाले सदिश का और बी सी वाले सदिश का अदिश गुणनफल करते हैं, तो देखो दो का गुणा यहां करेंगे एक आएगा, तो मतलब एक से करेंगे तो दो आ गया, दो जे का गुणा जे से करेंगे तो ये भी दो आ गया, और तीन के का गुणा दो के कैप से करेंगे तो ये आपके पास तीन गुणा दो अर्थात छह आ जाएगा बराबर। बी ए सदिश का परिमाण यदि आप निकालोगे तो देखिए यह आ जाएगा चार प्लस नौ। बीसी सदिश का परिमाण अगर आप निकालोगे तो यह आ जाएगा एक प्लस चार गुणा कॉस थीटा। तो यहां से अब आप ये देखो कि ये आपके पास हो जाएगा, देखो हल करने पर ये तो 10 आ गया बराबर, ये देखो आपके पास अंडर रूट 17 आ गया और ये आपके पास अंडर रूट 6 आ गया बराबर इंटू कॉस थीटा आपके पास चल ही रहा है। तो यहां से आप ये देख सकते हो कि कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा 10 बटे, देखो 17 गुणा 6 करोगे तो 102 आएगा और ये वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। अब आपको तो उनके बीच का कोण चाहिए अर्थात आपको तो थीटा चाहिए, लेकिन आपके पास अभी तो थीटा आया है, तो अगर आपको थीटा चाहिए तो आपके पास ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 बटे अंडर रूट में 102। तो इस तरीके से आपके पास कोण एबीसी आ गया जो कि कॉस इनवर्स 10 बटे अंडर रूट 102 आया है। अब देखिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 16 पर। दर्शाइए कि बिंदु ए 1,2,7, बी 2,6,3 और सी 3,10,-1 सररेख हैं। तो अब आपको देखो ये दर्शाना है कि तीन बिंदु सररेख है। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको दर्शा पाएंगे। तो देखिए अगर आपके पास तीन बिंदु सररेख हैं, सररेख का मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित है। मान लीजिएगा जैसे ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु मान लीजिएगा सी है। हो सकता है सी बिंदु बीच में भी हो, लेकिन मेन चीज हमारा ये है, उद्देश्य है कि तीनों को सररेख है। तो आप जानते हैं यदि तीन बिंदु ये सररेख हैं तो अगर आप ए सी वेक्टर निकालेंगे और उसका परिमाण निकालें, मतलब ए सी के बीच की दूरी, इसी तरीके से आप ए बी वेक्टर निकालकर उसका परिमाण निकाल सकते हैं अर्थात ए बी के बीच की दूरी, और इसी तरीके से आप बी सी वेक्टर निकालकर उसका परिमाण भी निकाल सकते हैं अर्थात बी और सी बिंदु के बीच की दूरी। अब आप ये देखिए यदि ये तीनों सररेख हैं तो आपके पास, जैसे अगर मैंने ये चित्र आपके पास बनाया तो हो सकता है आपके पास देखो यहां से दिख रहा है कि ए बी वेक्टर का परिमाण अर्थात ए बी के बीच की दूरी प्लस
BC वेक्टर का परिमाण अर्थात BC के बीच की दूरी, ये आपके पास AC वेक्टर के परिमाण अर्थात AC के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगी। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक संबंध। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल यही फॉर्मूला आपके पास लगे, हो सकता है अगर C बीच में आ जाए तो कुछ और फॉर्मूला बन जाए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर आपके पास आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि वो आपके पास सररेख अर्थात कोलिनियर, या आप बोल सकते हैं एक ही रेखा में स्थित बिंदु हो जाएंगे। तो बस इसी पॉइंट का हमको यहां पर यूज करना है। तो चलिए यहां पर देखो A पॉइंट दिया है, B पॉइंट दिया है और C पॉइंट दिया है। तो सबसे पहले हम AB या BA जो निकालना चाहें वो निकालें, क्योंकि परिमाण जब निकालेंगे तो परिमाण तो बेसिकली दूरी होती है, दूरी तो आपकी फिक्स ही आएगी, चाहे AB वेक्टर निकालो चाहे BA वेक्टर निकालो, परिमाण मतलब दूरी। चलिए तो सबसे पहले हम AB वेक्टर निकालते हैं। AB वेक्टर अर्थात B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। B है आपके पास देखो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, तो आपने देखो यहां पर लिख दिया, माइनस A का स्थिति सदिश अर्थात देखो आप लिखोगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। तो यहां से अब ये देखो आप 2i कैप में से आप i कैप घटाओगे तो ये i कैप आ गया, 6j कैप में से 2j कैप घटाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस चिन्ह है यहां पर, तो आपके पास 4j कैप आ गया, और 3k कैप में से माइनस 7k कैप करोगे तो माइनस का 4k कैप आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास AB वेक्टर आ गया। अब इसी तरीके से देखिए हम BC वेक्टर निकाल लेते हैं। तो BC वेक्टर यदि आप निकालोगे तो आपको C के स्थिति सदिश में से B का स्थिति सदिश घटाना पड़ेगा अर्थात C माइनस B। तो देखिए C का स्थिति सदिश हो जाएगा 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। चलिए इसको लिख लेते हैं, 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप माइनस B का स्थिति सदिश ये आ गया ये आपके पास आ जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो अभी आप ये देखो जब आप इसको हल करोगे तो BC का वेक्टर जो है वो आपके पास देखो आ जाएगा 3i कैप में से 2i कैप घटाओगे तो i कैप, 10j कैप में से 6j कैप घटाओगे तो ये प्लस का 4j कैप आ जाएगा, और माइनस k कैप, और ये देखो माइनस का 3k कैप, तो ये माइनस का 4k कैप आपके पास आ गया। अब इसी तरीके से हम AC या CA जो भी निकालना चाहें वो निकालेंगे तीसरा सदिश। तो AC मान लीजिएगा हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा C माइनस A। तो C है आपके पास 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप माइनस A वाला स्थिति सदिश है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। तो अभी आप ये देखो आपके पास ये हो जाएगा AC वेक्टर अर्थात AC सदिश। देखो 3i कैप में से 1i कैप घटाओगे तो 2i कैप आ गया, 10j कैप में से 2j कैप घटाओगे तो प्लस का 8j कैप आ गया, माइनस k कैप में से माइनस का 7k कैप आपको घटाना पड़ेगा तो माइनस का 8k कैप आपके पास आ जाएगा। तो देखो इस प्रश्न को करने के आपके पास तीन तरीके थे, एक तो हमने आपको बताया दूरी से, एक देखो मेथड 1 आपके पास हम दूरी से पहले कर देते हैं। तो अभी देखिए AB वेक्टर यदि हम इसका परिमाण निकालें अर्थात AB के बीच की दूरी निकालें तो देखो वो आ जाएगी अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये देखो आपके पास आ गई अंडर रूट में 33। इसी तरीके से आप BC वाले सदिश का परिमाण निकालोगे अर्थात BC के बीच की दूरी निकालोगे तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर ये भी 16 आ गया, तो देखो ये भी आपके पास अंडर रूट 33 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप देखिए यहां पर AC के बीच की दूरी निकालोगे अर्थात AC वेक्टर का परिमाण निकालोगे तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 2 का वर्ग अर्थात 4 प्लस 8 का वर्ग अर्थात 64 प्लस माइनस 8 का वर्ग अर्थात ये भी 64 आ गया। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास आ जाएगा 132 और इसका वर्गमूल। तो अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 33। तो पहला मेथड जो है उसमें हम देख रहे हैं कि AB वेक्टर का परिमाण और BC वेक्टर का परिमाण को यदि हम जोड़ें तो वो AC वेक्टर के परिमाण के बराबर आ रहा है। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि AB वेक्टर का परिमाण प्लस BC वेक्टर का परिमाण ये आपके पास आ गया AC वेक्टर के परिमाण के बराबर, तो हमने आपको यही बताया था कि किन्हीं भी दो वेक्टर के परिमाण तीसरे वेक्टर के परिमाण के बराबर आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि तीन बिंदु अर्थात A, B, C सररेख होंगे। तो ये आपने देखा पहले मेथड से तो आपके पास ये सिद्ध हो चुका है।
अब हम देखते हैं कि दूसरे मेथड से हम इसको कैसे हल करेंगे। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं मेथड 2। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में आप ये देखो कि अगर तीन बिंदु सररेख हैं, तीन बिंदु सररेख हैं अर्थात मतलब किसी एक रेखा पर स्थित है, मान लीजिएगा जैसे ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु मान लीजिएगा सी है। तो आप ये देख रहे हैं कि यदि आप ए बी का वेक्टर निकालें और बी सी वेक्टर निकालें और सी ए वेक्टर या ए सी वेक्टर कुछ भी निकालें, तो ध्यान रखें कि यदि ये सररेख हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी दिशा एक जैसी होगी। तो ए बी वेक्टर बराबर लैम्डा बी सी वेक्टर बराबर म्यू ए सी वेक्टर, कुछ इस तरीके की आपके पास आ रही होगी। ऐसा नहीं ए बी वेक्टर ही लिखेंगे, कोई सा भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के अचर गुणनफल के बराबर आपके पास आ जाएगा। ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस प्रश्न में देख लेते हैं। देखो ए बी वेक्टर आपके पास आया है, ये बी सी ये आया है और ए सी आपके पास ये आया है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ए बी वेक्टर जो है वो बी सी वेक्टर के बराबर आ गया। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ए बी वेक्टर आपके पास 1/2 ए सी वेक्टर के बराबर आया है आपके पास। तो आप देख रहे हैं, देखिए जितने भी हम वेक्टर लिख रहे हैं वो किसी दूसरे वेक्टर के अचर गुणनफल के बराबर आपके पास आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं बी सी वेक्टर भी आपके पास 1/2 ए सी वेक्टर आ रहा है। तो आपने देखा अचर गुणनफल के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ए बी सी ये तीनों बिंदु सररेख होंगे। तो हमने आपको देखिए यहां पर दो मेथड समझा दिए कि कैसे हम तीन बिंदु सररेख होंगे उसकी जांच करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर हम बढ़ लेते हैं। दर्शाइए कि सदिश 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप और 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो देखो ये आपको दर्शाना है। अब देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना कर रहे हैं, तो बेसिकली ये आपको प्रूफ करना है। अब यहां पर देखिए कुछ छात्रों को यह संदेह होता है कि ये शीर्ष के निर्देशांक हैं या भुजाओं के निर्देशांक हैं। तो आप ध्यान रखें, यहां पर आपको बोला गया है कि शीर्षों की रचना करते हैं ये सिद्ध करना है, अर्थात आपको इनको शीर्ष मानना है। तो जैसे मान लीजिएगा बिंदु ए आप मान लेते हैं 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बिंदु ए का स्थिति सदिश हो गया ये। बिंदु बी का स्थिति सदिश आपने मान लिया आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप और बिंदु सी का स्थिति सदिश आपने मान लिया 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो अब यहां से आप ये देखो कि जब आपने तीन बिंदुओं के स्थिति सदिश मान लिए तो आप देख रहे हैं कि आपके पास सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि यदि ये किसी त्रिभुज को कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज को, तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय उसमें लग सकती है। तो देखिए दो तरीके हैं आपके पास करने के, या तो आप पाइथागोरस प्रमेय देख सकते हैं या आपके पास दूसरा तरीका है कि आप किसी भी एक कोण को 90 अंश सिद्ध कर दें। तो देखिए सबसे पहला तरीका है आपके पास पाइथागोरस प्रमेय का। तो अगर हम ए बी सदिश निकालें तो देखो वो आपके पास आ जाएगा 2 आई कैप माइनस आई कैप। तो पहले आप बी का स्थिति सदिश लिखोगे तो आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस ए का स्थिति सदिश 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो अभी आप ये देखो आई कैप में से आप 2 आई कैप घटाओगे तो माइनस का आई कैप, माइनस 3 जे कैप में से प्लस जे कैप करोगे तो माइनस का 2 जे कैप, माइनस 5 के कैप में से माइनस के कैप करोगे तो माइनस का 6 के कैप आपके पास आ गया। ये आ गया ए बी सदिश। अब इसी तरीके से देखो ए बी सदिश आ गया, तो अब ए बी सदिश का परिमाण निकाल लीजिएगा, अर्थात ए बी वाली भुजा की दूरी। तो देखो ये आपके पास आ जाएगी माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस 6 का वर्ग 36। तो ये आपके पास आ गई अंडर रूट में 41। इस तरीके से आपने ए बी वाली भुजा का परिमाण या ए बी वाली भुजा की लंबाई निकाल ली। अब बात करते हैं बीसी वाली भुजा की वेक्टर के बारे में। तो बीसी वेक्टर मतलब सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। तो सी का स्थिति सदिश देखिए ये है आपके पास 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप माइनस बी का स्थिति सदिश लिखेंगे तो यह आएगा आपके पास आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। तो ये आपके पास देखो आ गया। अब यहां पर आप देखिए इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो देखो
बी सी वेक्टर अर्थात बी सी सदिश आपके पास आएगा, 3 आई कैप में से 1 आई कैप घटाओगे तो 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप, और देखो ये प्लस का 3 जे कैप अर्थात ये आपके पास माइनस का जे कैप बचेगा। फिर देखिए माइनस का 4 के कैप, और देखिए ये प्लस का 5 के कैप, तो ये प्लस का के कैप आपके पास बचा। तो अब बीसी सदिश आपके पास आ गया, तो आप बीसी सदिश का परिमाण निकालेंगे। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 2 का वर्ग अर्थात 4 प्लस माइनस 1 का वर्ग अर्थात 1 प्लस 1 का वर्ग 1, तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट में 6। अब बीसी सदिश के परिमाण अर्थात बीसी वाली भुजा के बाद अब आप एसी वाली भुजा की लंबाई निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेक्टर निकालना पड़ेगा, एसी वेक्टर। तो ये आएगा सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो ये देखो सी का स्थिति सदिश 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप आ गया, माइनस ए का स्थिति सदिश देखिए ये वाला है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये आपके पास आ गया। तो अभी आप ये देखो ए सी वेक्टर ये आपके पास हो जाएगा 3 आई कैप में से 2 आई कैप घटाओगे तो आई कैप, माइनस 4 जे कैप में से प्लस जे कैप घटाओगे तो माइनस का 3 जे कैप, माइनस 4 के कैप में से माइनस के कैप घटाओगे तो माइनस का 5 के कैप, आपके पास ये आ गया। इसलिए अब देखो आपने एसी वेक्टर निकाल लिया, तो अब आप उसका परिमाण निकालेंगे अर्थात एसी वाली भुजा की लंबाई। तो आप देख रहे हैं एसी वाली भुजा की लंबाई आपके पास हो जाएगी अंडर रूट में, देखिए ये आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये देखो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 35। तो यहां से आप ये देख रहे हो कि अगर हम अंडर रूट 35 का वर्ग करें प्लस अंडर रूट 6 का वर्ग करें, तो देखो ये आपके पास अंडर रूट 41 के वर्ग के बराबर आता है। कैसे? देखिए 35 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो जोड़कर 41 ही आएगा। तो अब आप ये देखो कि आखिर अंडर रूट 35 है एसी वेक्टर का परिमाण, मतलब आप इधर लिख सकते हैं एसी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 है आपके पास बीसी वेक्टर का परिमाण, तो आप लिख सकते हो बीसी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर बराबर, देखो अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर है, अंडर रूट 41 है ए बी वेक्टर का परिमाण, तो आप लिखोगे ए बी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर। तो आपने देखा किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल किसी तीसरी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर आ रहा है। अतः यहां पर आपके पास देखो जो कर्ण होगा वो सबसे बड़ी भुजा होती है अर्थात तीसरी वाली जो भुजा होगी, तो कर्ण आपके पास इस त्रिभुज में ए बी होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कोण ऐसा होगा जो 90 अंश बना रहा होगा, तो ए बी के सामने वाला कोण कोण सी होगा जो 90 अंश आपके पास बना रहा होगा। तो ये आपके पास देखो कर्ण भी पता कर लिया आपने, ये भी पता कर लिया, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा और जिसका कोण सी समकोण होगा। यही आपको सिद्ध भी करना था। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 10.3 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 18 हल करेंगे। चलिए इसको पढ़ देते हैं। आपको बोला गया है कि यदि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, तो लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है यदि, आप देखिए आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी तथा विकल्प डी, और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए कुछ टर्म है शून्येतर, इसका मतलब समझ लेते हैं शून्येतर, और यहां पर भी देखो शून्येतर लिखा है। शून्येतर को अगर हम तोड़कर देखें तो शून्य से इतर, शून्य से इतर इसका मतलब ये हुआ कि जो शून्य ना हो, अर्थात ये जो सदिश ए दिया है वो आपको बोला गया है कि ये शून्य सदिश नहीं है। इसी तरीके से बोला गया है लैम्डा एक शून्येतर अदिश है अर्थात लैम्डा का मान भी शून्य नहीं है। तो देखिए सबसे पहले सदिश ए का परिमाण आपको दिया हुआ है ए, तो वेक्टर ए का परिमाण आपके पास देखो ए दे दिया गया, ये आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। फिर बोला गया कि लैम्डा भी एक शून्येतर अदिश है, अदिश है मतलब एक कांस्टेंट, तो लैम्डा देखो 0 नहीं है, ये आपको पता है। अब आगे आप देख रहे हैं, आगे आपको बोला गया है कि लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है, तो लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो इसका परिमाण 1 होना चाहिए, क्योंकि आपने सीखा था कि मात्रक सदिश या इकाई सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण 1 होता है। तो आपसे बोला ये मात्रक सदिश है, तो आपने इसका परिमाण 1 कर दिया तुरंत। तो अब ये देखो अगर लैम्डा तो एक अदिश राशि है तो लैम्डा को तो आप बाहर ले लीजिएगा। अब
लैम्डा हो सकता है ऋणात्मक भी हो, लेकिन आप तो जानते हैं परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, तो ये आप इस तरीके से लिख लेंगे, बराबर 1 हो गया। अब इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो लैम्डा का मॉड अर्थात लैम्डा का मापांक रहेगा एक तरीके से। और ए वेक्टर का परिमाण आपको पता है समीकरण संख्या 1 से ए है, बराबर 1 हो गया। तो देखिए यहां से आपके पास ए का मान 1 बटे लैम्डा का मापांक, या अगर लैम्डा का मापांक की वैल्यू निकालनी है तो 1 बटे ए आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो, अब आपको कौन सा उत्तर चाहिए विकल्प में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो विकल्प है, आपको कुछ थोड़ी करवाया था। तो अब यहां से आप देखो कि आपके पास ए का मान 1 बटे लैम्डा आया है, अर्थात देखिए ये विकल्प डी में आपके पास आया है, तो आप बोल सकते हैं इस तरीके से आपके पास विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आप देखो ए बराबर लैम्डा का मापांक, तो ये तो गलत ही हो गया। लैम्डा बराबर -1 और लैम्डा बराबर 1 ये भी आपके पास गलत है, क्योंकि लैम्डा का मापांक 1 बटे ए के बराबर है। जब आपको ए के बारे में ही नहीं पता तो आप लैम्डा का एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से केवल विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।